नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पेगासस जासूसी कांड को लेकर इजरायल, फ्रांस, हंगरी को नहीं लगता कि इससे उनके देश की छवि खराब हो रही है, बल्कि इन देशों में चिंता इस बात को लेकर है कि विपक्ष के नेता, सरकार के मुखिया और पत्रकारों से लेकर नागरिकों के फोन की जासूसी ठीक बात नहीं है। क्या यह अजीब नहीं है कि जिस देश की यह कंपनी है एनएसओ, उस देश में इसकी जांच हो रही है, लेकिन भारत में नहीं। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा आयोग का गठन कर दिया है जो पता लगाएगा कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नागरिकों की जासूसी के लिए तो नहीं हुआ। इजरायल की कंपनी एनएसओ सिर्फ इसी शर्त पर सरकारों को बेचती है कि वे आतंक के मामले में पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। एनएसओ कह रही है कि दुनिया के किसी भी देश की सरकार जानकारी मांगेगी तो हम मदद के लिए तैयार हैं, और हमारी भारत सरकार जानकारी ही नहीं मांग रही। इस कंपनी ने 45 देशों को अपना सॉफ्टवेयर बेचा है। इजरायल के रक्षा मंत्रालय की अनुमति के बाद से ही यह कंपनी अपना सॉफ्टवेयर किसी भी देश को बेचती है। एनएसओ जांच का स्वागत कर रही है, सहयोग की बात कर रही है। भारत सरकार जांच का विरोध कर रही है। फ्रांस और हंगरी ने भी जासूसी कांड को लेकर जांच की घोषणा कर दी है। फ्रांस ने इस बात का रोना नहीं रोया कि उसके देश को बदनाम किया जा रहा है, कुछ अखबार, कुछ पत्रकार मिलकर, बल्कि चिंता जताई कि नागरिक से लेकर राष्ट्रपति का नाम है तो यह खतरे की बात है और इसकी जांच होनी चाहिए। आज भी विपक्ष के सांसदों ने गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया कि सरकार गिराने के लिए विधायकों की जासूसी की गई, पेगासस से पत्रकारों की जासूसी की गई, विपक्ष के नेता और नौकरशाहों की जासूसी की गई। इनकी जांच हो। सरकार के आईटी मंत्री, जिनका नाम भी जासूसी के लिए संभावित लोगों की सूची में है, बार बार कह रहे हैं जांच की जरूरत नहीं। भारत में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर है। कांग्रेस ने 22 जुलाई तक राज्यों में राजभवनों तक मार्च किया। कांग्रेस मांग कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि इजरायल सरकार इस सॉफ्टवेयर को हथियार का दर्जा देती है और केवल सरकारों को बेचती है। तो केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही बता सकते हैं कि भारत ने यह सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं। पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन इन राफेल। यूल सी इट, राइट? You can't buy everybody. You might think you can buy everybody. The Prime Minister might think he can suppress everybody. He might buy everybody. We can't. Why on the last minute, when the CBI director was about to file an FIR, why was his phone trapped and why was he blackmailed? That's the real question. And who did it? The entire Indian state is under attack. The amazing thing is, you don't know. You don't seem to understand that you are being attacked. देखिए, राफेल का मामला क्लासिफाइड था, किसानों का मामला क्लासिफाइड है, आजकल हिंदुस्तान में सबका सब क्लासिफाइड है। एनएसओ की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट में लिखा है कि कंपनी के 40 देशों में 60 ग्राहक हैं। इनमें से 51% खुफिया विभाग के हैं, 38% कानून व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियां हैं और 11% सेनाएं हैं। कंपनी की रिपोर्ट में भी जासूसी की आशंकाओं का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में एनएसओ ने खुद ही उन बातों को रेखांकित किया है कि इसका दुरुपयोग कहां कहां हो सकता है। राजनेताओं, एनजीओ, पत्रकारों, वकीलों को इससे सबसे अधिक खतरा हो सकता है।
कंपनी ने इन खतरों को मानवाधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा है। यानी कंपनी भी मानती है कि जासूसी के इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मानवाधिकार के उल्लंघनों में नहीं होना चाहिए। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के बजाय अन्य कारणों के लिए इस्तेमाल कर सकती है, जैसे किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए या उसे मुकदमों में फंसाने के लिए। एनएसओ ही अपनी रिपोर्ट में बता रही है कि उसके सॉफ्टवेयर का किस किस के खिलाफ गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो भारत सरकार को शक क्यों नहीं कि इसका गलत इस्तेमाल हुआ होगा और जांच हो? यह कंपनी अपने स्तर पर जांच की बात करती है और इजराइल सरकार की जांच का स्वागत करती है, लेकिन इसके बयान के आधार पर भारत सरकार जांच ठुकरा रही है। 22 जुलाई को राज्यसभा में दिए गए अपने लिखित जवाब में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मीडिया ने जो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं वो हवाई हैं। अतीत में भी व्हाट्सएप पर पेगासस के इस्तेमाल के आरोप लगे थे, वो रिपोर्ट तथ्यात्मक नहीं थे। सभी पक्षों ने इससे इनकार किया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी। तथ्य तो यह भी है कि व्हाट्सएप कंपनी ने खुद ही कैलिफोर्निया की अदालत में एनएसओ के खिलाफ जासूसी के आरोप में मुकदमा किया है। 2019 में व्हाट्सएप ने ही भारत के कई उपभोक्ताओं को बताया कि फोन हैक हुआ है। 3 दिन पहले व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथकार्ट ने पेगासस जासूसी कांड के पर्दाफाश के समर्थन में ट्वीट किया है। मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं। मंत्री कैसे कह सकते हैं कि सभी पक्षों ने आरोपों से इनकार किया है और यह तथ्यहीन है? 18 जुलाई को विल कैथकार्ट ने कई ट्वीट किए और कहा कि इंटरनेट की सुरक्षा को खतरा हो गया है बड़े पैमाने पर, इसे लेकर सबके जागने का वक्त आ गया है। अपने ट्वीट में कहा है कि स्पाईवेयर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। सरकारों को चाहिए कि वे इन कंपनियों की जवाबदेही तय करें। यही वजह है कि कुछ सरकारें जब कोशिश करती हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को कमजोर करें तो हम विरोध करते हैं। हम सरकारों से चाहते हैं कि वे मजबूत सुरक्षा का समर्थन करें, ना कि कमजोर सुरक्षा का। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब हुआ कि 2 लोगों की बातचीत को बीच में कोई तीसरा नहीं सुन सकता। सुन रहा है। अपने इस बयान में व्हाट्सएप के सीईओ यही कह रहे हैं कि जासूसी करने वाली कंपनियों की जवाबदेही तय कीजिए। जब तक आप जांच नहीं करेंगे, पकड़ेंगे नहीं कि विपक्ष के नेता से लेकर पत्रकारों की निजी बातें सुनी जा रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को फंसाया गया है, तब तक आप कैसे इन कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं? फिर तो उसे पकड़ना पड़ेगा जो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा रहा था, है ना सही बात? 30 अक्टूबर 2019 को व्हाट्सएप के विल कैथकार्ट ने एक और ट्वीट किया था और उसमें बताया था कि आज व्हाट्सएप जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर के खिलाफ अपना रुख तय कर रहा है। एनएसओ का दावा है कि वे पूरी जिम्मेदारी से सरकार की सेवा करते हैं, लेकिन हमने पाया है कि मई के महीने में 100 से अधिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों को टारगेट किया गया है। इसे रोका जाना चाहिए। व्हाट्सएप ने 2019 में खुद ही कनाडा के सिटीजन लैब से जांच कराई थी और उपभोक्ताओं को पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के मामले में सतर्क किया था। 20 जुलाई के न्यूयॉर्क टाइम्स में एक और रिपोर्ट छपी है और इसके अनुसार एनएसओ कंपनी के करारों को जानने वाले एक व्यक्ति ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि एनएसओ ने अपने सिस्टम अजरबैजान, बहरीन, भारत, फिर से सुनिए, भारत, मैक्सिको, मोरक्को, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों को बेचा है। भारत में विपक्ष सरकार से यही सवाल पूछ रहा है कि भारत सरकार ने सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं। हां कहेंगे तो फिर उस कंपनी को भी जवाब देना पड़ेगा कि इसका इस्तेमाल पत्रकारों के खिलाफ क्यों कर रहे थे, राहुल गांधी के खिलाफ क्यों कर रहे थे, चुनाव आयुक्त के खिलाफ क्यों कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स सूत्रों के हवाले से खबर लिख रहा है कि भारत को भी सॉफ्टवेयर बेचा गया है। तो क्या यह इस सवाल के बाद भी सरकार जांच से इनकार करेगी? क्या उसे अपने नागरिकों के निजी जीवन की सुरक्षा की चिंता नहीं है? हम सबके हाथों में जो फोन है वही सब कुछ है। क्या आप चाहेंगे कि कोई जासूस बैठकर सुनता रहे आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या मैसेज भेज रहे हैं, पढ़ता रहे? क्या यह विचित्र बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि पेगासस जासूसी की जांच करेगी, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार थी वहां, तब इस कंपनी के अधिकारियों ने राज्य का दौरा किया था। जानकारी मिली थी कि पेगासस कंपनी के लोग यहां आए हुए थे और यहां कुछ लोगों से संपर्क किया गया था, तो हम लोगों ने उसकी जांच कमेटी गठित की है
और ये बात तो निश्चित है कि वो लोग आए थे, लेकिन किससे मिले, क्या बात हुई, क्या डील हुई, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पा रही है। लेकिन आए तो थे जरूर। तो इसको रमन सिंह जी को बताना चाहिए कि कौन है, किससे मिले, क्या डील हुई। 29 मार्च 2016 को स्क्रोल की एक रिपोर्ट है। एडिटर्स गिल्ड की टीम ने छत्तीसगढ़ का दौरा करने के बाद पाया था कि राज्य में पत्रकार भयंकर दबाव में काम कर रहे हैं। पत्रकारों ने बताया कि उनके फोन की जासूसी की जा रही है। पेगासस जासूसी कांड में हर दिन एक नई जानकारी सामने आ रही है। 5 दिन हो गए, लेकिन सरकार का जवाब पत्थर की लकीर की तरह है। जस का तस जांच नहीं करेंगे। रफाल मामले में नई जानकारी आ गई तो फ्रांस में जांच हो गई। भारत इनकार कर रहा है। द वायर ने इस बात की पुष्टि की है कि जिन लोगों के फोन नंबर एनएसओ की लीक की हुई सूची में हैं, उसमें अनिल अंबानी का भी फोन नंबर है। यह भी नहीं बचे, अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के एक अधिकारी का भी फोन नंबर है। द वायर ने लिखा है कि वह सूची में फोन नंबर होने की पुष्टि कर सकता है, लेकिन फोरेंसिक जांच के लिए अनिल अंबानी का फोन उपलब्ध नहीं है। जाहिर है वो नहीं देंगे, इसलिए कहना मुश्किल है कि फोन हैक हुआ या नहीं। अनिल अंबानी का फोन नंबर 2018 में जोड़ा गया, जब रफाल सौदे पर भारत में और फ्रांस में सवाल उठने लगे। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने बयान दे दिया कि एक कॉरपोरेट को सौदे में शामिल करने के लिए दबाव डाला गया। अब तो मीडिया पार्ट ने कई नई जानकारियां सामने रख दी हैं कि सौदे में रिश्वत दी गई है। तब भी भारत सरकार ने रफाल की जांच से इनकार कर दिया और अब पेगासस जासूसी की जांच से इनकार कर रही है। फ्रांस में दोनों बातों की जांच हो रही है। सरकार एक ही लाइन पर चल रही है कि जांच नहीं होगी, क्योंकि रिपोर्ट तथ्यात्मक नहीं है, आरोप हवाई है। लेकिन हर दिन आ रहे ये खुलासे चिंता में डालने वाले हैं। चुनाव चल रहा हो और चुनाव आयुक्त के पद पर मौजूद अशोक लवासा का फोन संभावित सूची में हो, इतना ही काफी था कि सरकार इसकी जांच करती, सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेता और भरोसा दिया जाता कि गलत हो रहा है, हम पकड़ेंगे। लेकिन बिना जांच के ही सरकार जज बन गई है। 23 अक्टूबर 2018 भारत के इतिहास का एक विचित्र दिन। आधी रात को सीबीआई के मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। सीबीआई के प्रमुख और आईपीएस अफसर आलोक वर्मा को पद से हटाने के लिए और नए प्रमुख नागेश्वर राव को पद पर बिठाने के लिए। उस वक्त आलोक वर्मा एक और आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच के आदेश देने वाले थे। वायर ने लिखा है कि सिर्फ वर्मा ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी, बेटी और दामाद समेत उनके परिवार के 8 लोगों के फोन नंबर इस निगरानी सूची में शामिल किए गए। उनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बचा था, तब भी इस पद से हटाया गया और उसी रात पेगासस की सूची में उनका फोन नंबर शामिल किया गया। आलोक वर्मा का नाम डालने के आधे घंटे के बाद आईपीएस राकेश अस्थाना का भी फोन नंबर इस सूची में डाला गया है। सीबीआई के मुख्यालय को आधी रात को पुलिस से घेरकर एक नए प्रमुख को वहां बिठाया जाता है। क्या इस घटना से भारत की छवि खराब नहीं हुई? क्या इससे खराब नहीं हुई कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए और सरकार कह रही है ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे? आप उस समय की खबरें पढ़िए तो आप समझेंगे कि गोदी मीडिया जब आपको हिंदू मुस्लिम के नशे में डालकर सनका रहा था, तब देश में भीतर भीतर क्या हो रहा था। तेजी से हेडलाइन बदल बदल कर आपको कभी टिकने नहीं दिया जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप बीच बीच में पुरानी हेडलाइन टटोलते रहें तो पता चलेगा कि एक तरफ राष्ट्रवाद के नाम पर आपको सांप्रदायिक बना दिया गया और दूसरी तरफ से आपका भरोसा लुटता रहा। आलोक वर्मा से सरकार की नाराजगी की यह वजह बताई गई कि रफाल मामले में सीबीआई जांच की मांग की फाइल उन्होंने तुरंत खारिज नहीं की। वर्मा ने जांच की मांग करने गए प्रशांत भूषण और अरुण शौरी को मिलने का वक्त दे दिया। इस बात को लेकर भी सरकार नाराज थी। यह भी छप रहा था उस वक्त मीडिया में कि राजनीतिक कारणों से जिन लोगों को निशाना बनाया जाना था, उससे आलोक वर्मा ने इनकार कर दिया। आलोक वर्मा ने अपने हटाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उनमें इन बातों का इशारा भी किया। कहा कि ऐसे दबावों को टालने के लिए साहस की जरूरत होती है। कहानी यही नहीं है कि सरकार जांच से इनकार कर रही है, बल्कि कहानी यह है कि सरकार जिन लोगों के नाम आने पर भी जांच से इनकार कर रही है, उनसे कौन सी कहानियां जुड़ी हुई हैं, वही तो राज बाहर आ जाएगा ना। सीबीआई के अधिकारी, चुनाव आयुक्त का नाम अगर फोन की जासूसी की सूची में आए
और सरकार को फर्क ना पड़े तो आप पुरानी हेडलाइन पलटा कीजिए। आलोक वर्मा, अशोक लवासा संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं। इनके फोन की जासूसी को आतंक के खिलाफ लड़ाई का नाम नहीं दे सकते। डू यू गेट माई पॉइंट? विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्यों कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फोन नंबरों की सूची को फर्जी कहा है? जैसे पुराने समय में येलो पेजेस होता था, डायरेक्टरी होती थी, वहां से कुछ लोगों के नाम नंबर उठाकर, जिससे उनका घर, पता, ये सब आपको पता लगे, उनके नाम नंबर उठाकर एक लिस्ट बनाई जाए और उस लिस्ट को सर्कुलेट करके पार्लियामेंट को डिसरप्ट किया जाए, पार्लियामेंट में हुड़दंग मचाया जाए। एमनेस्टी ने इस लिस्ट को इनकार किया है कि इस लिस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है और ये लिस्ट कोई असली लिस्ट नहीं है। इस बयान के कुछ ही देर के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान आता है कि वह पेगासस प्रोजेक्ट के साथ है। सोचिए, मंत्री बयान दे रही है कि फर्जी है और ये एमनेस्टी कह रही है। सवाल है कि विदेश राज्य मंत्री को ऐसा कहने की क्या जरूरत थी, बल्कि उन्हें बताना चाहिए कि भारत सरकार ने पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं, और खरीदा तो किसके लिए? क्या आतंक के नाम पर महिला पत्रकार स्मिता शर्मा, विजेता सिंह, रोहिणी सिंह, स्वाति चतुर्वेदी, मनोरंजना जैसी महिला पत्रकारों की जासूसी करने के लिए? चुनाव आयुक्त की जासूसी करने के लिए? हम बहुत खुश है कि ये बंगाल का कल्चर जो बीजेपी का अगेंस्ट है और डेमोक्रेसी के फॉर है, वो कल्चर हम यहाँ लाने में बहुत खुश है। और ये हम सारा देश को बताना चाहते हैं कि जो गुजरात का कल्चर है, 2008-9 में अमित शाह जब गृह मंत्री थे तब वो 2008-9 में सारे आईपीएस ऑफिसर को बुला के एक इजरायली स्पाईवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। तो ये जो गुजरात स्नूपिंग मॉडल है, जो साहेब वाले स्नूपिंग मॉडल है, वो आप सारा इंडिया में ला रहे। ये कल्चर तो इन्होंने शुरू किया पार्लियामेंट में लाना और देश में लाना। तो आगे अश्विन वैष्णव इनका जवाब दे। 5 दिन हो गए, सरकार के पास इनकार के अलावा कोई जवाब नहीं, जबकि इजरायल से लेकर फ्रांस तक में सब जांच कर रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हम नहीं बताएंगे कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या माना जाए कि सरकार के पास कोई सॉफ्टवेयर है? टेररिस्ट और लेफ्टिस्ट की बात कर रही हैं वो। तो लेफ्ट की सरकार केरल में है, तो क्या इससे उन्हें संवैधानिक अधिकार मिल जाता है कि पेगासस सॉफ्टवेयर से आप केरल की लेफ्ट सरकार की जासूसी करें? चुनाव आयुक्त और सीबीआई के चीफ और राहुल गांधी भी क्या लेफ्टिस्ट हैं? आप मुझे एक बात बताइए, मुझे जब टेररिस्ट और लेफ्टिस्ट से डील करना है, माओइस्ट से डील करना है, मैं कौन सी सॉफ्टवेयर पे क्या काम कर रही हूं मैं आपको बताऊंगी? मैं आतंकवादियों का साथ दूंगी? आप आतंकवादी के साथ हैं, आईएसआई के साथ हैं, किसके साथ हैं? ये पहले कांग्रेस क्लियर करे। मैंने कौन सी सॉफ्टवेयर यूज की है या मैं क्या चीजें इस्तेमाल करती हूं वो मैं पब्लिक में बताऊंगी। वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जी। आप एक नागरिक हैं और आपके फोन में जासूस आता है और बेडरूम से लेकर बैंक तक के रिकॉर्ड लेकर चला जाता है। यह कौन है जो रिकॉर्डिंग करा रहा है? क्या आतंक के नाम पर पत्रकारों की जासूसी होगी? क्या आईपीएस अफसर भी आतंक के काम में लगे हुए हैं? राज्यसभा में अपने लिखित बयान में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बात कही है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा हम यहां रखना चाहते हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट का आधार यह है कि एक कंसोर्टियम है जिसके पास 50,000 फोन नंबरों का डेटा है जो लीक हुआ है। आरोप है कि जिनके फोन नंबर हैं उन लोगों की जासूसी की गई, जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सूची में फोन नंबर होने से यह पता नहीं चलता है कि फोन में पेगासस का हमला हुआ था या नहीं, या हैक किया जाने वाला था या नहीं। फोन का तकनीकी विश्लेषण किए बगैर ठोस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि फोन पर हमला हुआ था या नहीं। इसलिए रिपोर्ट खुद कहती है, मंत्री जी कह रहे हैं कि रिपोर्ट खुद कहती है कि नंबर होने का मतलब जासूसी नहीं है। इसी बात पर मंत्री जी से पूछा जा सकता है कि एनएसओ कंपनी फिर किस लिए फोन नंबर का डेटा बना रही थी? वो क्यों चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, सीबीआई के चीफ आलोक वर्मा, राहुल गांधी, तमाम पत्रकारों की सूची बना रही थी? मंत्री जी यह नहीं बता रहे हैं कि दुनिया भर में इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने से पहले कई फोन का तकनीकी विश्लेषण किया गया है, साक्षात फोन का। जिनका किया गया है उनमें से कईयों के फोन पर पेगासस का हमला पाया गया है। उसी आधार पर इस लिस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मंत्री जी यह नहीं बता रहे कि 2019 में व्हाट्सएप ने सिटीजन लैब से जांच कराने के बाद भारत में कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सतर्क किया गया था कि आपका फोन हैक हुआ है। तो यह जो सूची है उनकी है जिनका हैक किया जाना है।
यही अपने आप में जांच का कारण बन जाता है। मंत्री जी ये नहीं बता रहे कि इजराइल की कंपनी के पास यह सूची कैसे है, यह नहीं बता रहे कि उस कंपनी से कोई सॉफ्टवेयर लिया है या नहीं। जब किसी के फोन की रिकॉर्डिंग करनी होगी तो उसकी सूची बनाई जाएगी ना। बात सिंपल है। और आप मंत्री जी से पूछ सकते हैं कि फिर यह सूची क्यों बनी? क्या इन लोगों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना था या वट सावित्री पूजा की बधाई भेजनी थी? किसान आंदोलन की अब बात कर लेते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया है कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 42 लाख किसानों के खाते में 3,000 करोड़ से अधिक चले गए, जो इस पैसे के योग्य नहीं। अब इसकी वसूली हो रही है। असम के 8,33,000 किसानों से 554 करोड़ की वसूली हुई है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका के किसानों से भी वसूली होनी है। अपात्र किसान कई कारणों से हो सकते हैं। किसी की मृत्यु हो गई हो फिर भी खाते में पैसे जा रहे हैं। बहुत से नौकरी पेशा लोगों के खाते में भी चले गए हैं। फिर भी 3,000 करोड़ से अधिक की राशि अपात्र लोगों के खाते में चली जाए तो आप समझिए कि इस पैसे की वसूली में कितने लोग लगाए गए होंगे। साथ ही यह पता चलना चाहिए कि यह पैसा कहीं चुनाव के समय तो अपात्र किसानों के खाते में नहीं गया और चुनाव के बाद वसूली हो रही है। एक सवाल भर है। सौरभ ने आज किसान संसद से दूसरे दिन की रिपोर्ट भेजी है। गुरुवार को हुए हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस शुक्रवार को किसानों को सुबह ठीक 11:30 बजे जंतर मंतर लेकर पहुंच गई। जंतर मंतर पहुंचने वाले सभी 200 किसानों के पास संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र थे। असल संसद की तरह किसानों ने भी संसद की कार्रवाई का पहला घंटा प्रश्नकाल रखा। किसानों के बीच वरिष्ठ किसान नेता और पंजाब के मानसा से 2 बार विधायक रह चुके 71 साल के हरवीर सिंह अर्शी को सदन का स्पीकर बनाया गया। किसान एक एक कर सवाल पूछते रहे। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि किसानों ने अपने ही बीच से 33 साल के रवनीत ब्रार को कृषि मंत्री भी बनाया, जो किसानों को सरकार की तरफ से कृषि कानूनों पर समझाते नजर आए। मैं भी एक किसान का बेटा। जैसे आपको पता होना चाहिए, पार्लियामेंट और असेंबली का स्टार्ट जो फर्स्ट आवर होता है वो होता है क्वेश्चन आवर से। तब मेंबर प्रश्न पूछता है और कंसर्न मिनिस्टर उसको रिप्लाई करता है। सो फर्स्ट आवर हमने मेंबर्स को अलाउ किया। डिफरेंट मेंबर ने अपने क्वेश्चन 95% टोटल रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। नेचुरली एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो प्रश्न थे उसका उत्तर तो कृषि मंत्री ने देना था। कृषि मंत्री इधर उधर की बात करता रहा। रियली स्पेसिफिक क्वेश्चन का रिप्लाई दे दे, वो जानबूझ के हाउस को मिसगाइड करता रहा। प्रश्नकाल के बाद किसान संसद में मंडी कानून बनाम खुले बाजार विषय पर चर्चा शुरू की गई। हर सदस्य को बोलने के लिए 4 मिनट का वक्त दिया गया और बार बार कृषि मंत्री को भी किसानों के सामने बात रखने के लिए कहा गया। किसान भी देश की संसद की तरह अपनी नाराजगी जताते नजर आए। अंत में दबाव में आकर कृषि मंत्री बने रवनीत ब्रार ने कृषि मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। देखिए, ये किसानों की संसद लगाई थी हमने, और जब किसानों का आज मुद्दा था कि एपीएमसी वर्सेस ओपन मंडी, तो उसी वजह से एक हमने कृषि मंत्री अपॉइंट करना था। तो ये सोच रहे थे कि किसान हो, बेसिकली किसानी करता हो और थोड़ी बहुत ही उसकी एजुकेशन हो। सो बेसिकली मैंने एमबीए की हुई थी, तो मुझे इन्होंने चूज़ किया और कृषि मंत्री बनाया, और फिर मैं उनके आंसर देने लगा जो क्वेश्चन मुझे किसानों ने किए। पर मैं उनके जो वाजिब आंसर थे वो नहीं दे पाया। इसी वजह से मैं उनके प्रेशर में आके एक सदन के मैंने इस्तीफा दे दिया। किसान संसद में बुजुर्ग किसानों के साथ युवा किसानों ने भी अपनी बात को गंभीरता से रखा। 30 साल के रवि आजाद हरियाणा के भिवानी से हैं। उन्होंने किसान संसद में बताया कि हरियाणा के 4 जिलों में इस बार मंडियों में खरीद नहीं हुई है। रवि 8 महीने से घर बार छोड़कर टीकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। लगभग हमारे यहाँ 125 हरियाणा के अंदर एपीएमसी की मंडियां हैं, और जिनमें से 27 मंडियां जींद डिस्ट्रिक्ट है, हमारे वहाँ पे सोनीपत है, फतेहाबाद है, कैथल डिस्ट्रिक्ट है। इन चारों डिस्ट्रिक्टों में गेहूं की जो खरीद हुई
उस दौरान खरीद वहां मंडियों में ना करके किसानों को मंडियों से पर्ची दे करके अलग अलग साइलो जो इन जिलों में अडानी के बने हुए वहां पर भेजे गए। हमने चैलेंज किया मोदी सरकार को और हरियाणा की खट्टर सरकार को चैलेंज किया है कि अगर टूटी हुई मंडियां देखनी हो तो वो हमारे साथ चलें, हम दिखाएंगे। दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो किसानों ने जंतर मंतर की सड़क पर ही गुरु का लंगर लगा लिया। सदन के आखिरी सत्र में किसानों ने अपनी बात रखी और ठीक 5 बजे किसान संसद में मंडी कानून को बदलकर लाए जा रहे नए फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया गया। आज एक तो जो एपीएमसी एक्ट पर कल से चर्चा चल रही थी, तो वो लगभग 97 सांसदों ने उस पर अपना विचार रखे और एक मत से आज एपीएमसी जो कानून है वो किसान सदन ने निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने गुरुवार को किसानों को मवाली कह दिया, जिसको लेकर किसान बेहद नाराज नजर आए। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता, उनका सतर क्या है, उनका सोच क्या है, उसको दर्शाता। मतलब पूरे देश ने देखा, देश के 65% मतदाता हैं किसान, और उसको 65% मतदाता की परवाह नहीं है। वो इतना अपने आप को निरंकुश हो गई है वो। वहीं आज देश की संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि किसान अगर सरकार के प्रस्ताव को नहीं मानते तो बातचीत के लिए अपना प्रस्ताव लेकर सामने आए। कुल मिला के हमेशा चर्चा तब आगे बढ़ती है जब दोनों पक्ष आगे बढ़ने की कोशिश करें। सरकार ने 11 दौर की बातचीत की, 7-8 प्रस्ताव अपनी तरफ से यूनियंस को दिए, यूनियन ने बिना तर्क के उसको अस्वीकार कर दिया। तो हमने कहा कि अगर ये स्वीकार नहीं है तो आप अपना प्रस्ताव लाइए, सरकार बात करने को तैयार है। किसानों का कहना है कि अगर कृषि मंत्री तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने पर चर्चा करना चाहते हैं तो वो बातचीत के लिए तैयार हैं, पर सरकार के प्रस्तावों पर वो बातचीत नहीं करेंगे। अगर आपको अनुशासन देखना है तो यहाँ आइए। किसान बाकायदा दूसरा दिन खत्म होते ही आराम से बस में बैठ गए हैं। यहाँ आपको बाकी बड़े चैनल के कैमरे नज़र नहीं आएंगे, मेन स्ट्रीम जो राष्ट्रीय चैनल है वो दिखेंगे नहीं, लेकिन इनकी संसद बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चली 2 दिन। 8 महीने 26 जुलाई से इनको हो जाएंगे। इस 8 महीनों में उन्होंने ठंड झेली, दिल्ली की गर्मी झेली, बरसात झेली। अगर सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे पानी भरा तो उन्होंने खुद पानी साफ किया। आग भी लगी तो उस आग को भी खुद बुझाया। और अब ये संसद भी चल रही है, हर किसान अपनी बात रख रहा है। और वाकई में सरकार को अगर लगता है कि इन किसानों कृषि कानूनों के बारे में नहीं पता है तो इनको सुनना चाहिए। सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ जंतर मंतर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में भयंकर बारिश हो रही है। बारिश के कारण राज्य के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है और कई लोगों की मौत हो गई है। इस समय मुंबई में ही जमीन खिसकने की कई घटनाएं होने लगी हैं। इन घटनाओं के बाद पुनर्वास के नाम पर जो कागजी खाना पूर्ति होती है उसके बारे में बता रही हैं पूर्वा चिटनिस। मुंबई में मॉनसून के दौरान लैंडस्लाइड, दीवारों के गिरने की कई घटनाएं हुई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इन हादसों के बाद बीएमसी ने लोगों को उन जगह से हटाकर सुरक्षित जगहों पर रखने की बात कही थी, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कागजों पर है। चेंबूर में लैंडस्लाइड में 19 लोगों की जान चली गई। उसी दिन विक्रोली में एक और हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। इसी साल मुंबई में मॉनसून में करीब 50 लोगों की जान घर गिरने, लैंडस्लाइड, दीवार ढहने की वजह से हो चुकी है। अथॉरिटी लोगों की सुरक्षा की बात तो करती है, लेकिन कोई काम होता नहीं दिखता है। हम मुंबई के कुर्ला में एक स्लम में हालात का जायजा लेने पहुंचे। हम मौजूद हैं मुंबई के कुर्ला इलाके में और जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे जो घर है वो एक पहाड़ी इलाके पे है जहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा है। बीएमसी ने जगह जगह से बोर्ड लगा के रखे हैं कि यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन उसके आगे कुछ किया नहीं है। पिछले साल सितंबर में मॉनसून के दौरान अली मंसारी के घर के पास दीवार गिरी थी। उनका कहना है कि अब तक बीएमसी ने मरम्मत नहीं की।
डर इस बात का है कि कहीं ज्यादा बारिश में और नुकसान ना हो जाए। पर सडनली गिरने के बाद वो लोगों ने सिर्फ ये आप देख रहे हो ये रास्ता खाली क्लियर करके दे दिया है और ये अभी आपके सामने ही है। ये कभी भी ये नीचे आ सकता है क्योंकि ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ से आते जाते हैं, तो ये काफ़ी हम लोगों के लिए आगे नेक्स्ट अच्छा नहीं होगा। ये फिर अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। और अभी वापस मैं बीएमसी में लेटर डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वापस कोई रिस्पांस मिलने वाला है। कि बीएमसी सिर्फ ऐसा एक बोर्ड लगा के जा रही है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप खाली करो, लेकिन खाली करके जाएंगे किधर हम लोग? बीएमसी को कुछ तो सपोर्ट करना चाहिए, एटलीस्ट ये हटा देवे तो हमारा जो डेंजर्स हो रहा है वो तो हट जाएगा। 3 साल पहले बारिश की वजह से शाहिदा के घर को काफी नुकसान पहुंचा था। किसी तरह शाहिदा और उनकी बेटी की जान बची थी। उनका कहना है कि उन्हें 80,000 रुपए का नुकसान हुआ। शाहिदा के मुताबिक बीएमसी ने नुकसान की जानकारी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उन्हें हर वक्त खतरे का डर रहता है। रात में जब बारिश बहुत तेज हो गई है ना, तो हम लोगों को नींद नहीं आवे। हम लोग निकल के अपने बाहर खिड़की खोल के चाली में देखते रहते हैं, नींद ही नहीं आती, बैठे रहते हैं और पानी खूब बहता रहता है। हमारे घर में से भी पानी आवे ऊपर से। इस इलाके के कॉरपोरेटर विजय तांडेल मानते हैं कि सिस्टम की नाकामी का खामियाजा इन्हें उठाना पड़ रहा है। उनका ये भी कहना है कि अवैध निर्माणों से लोगों को बीएमसी नहीं हटा पा रही है। हर जो अनदर काम है उसके ऊपर मैं काउंसिलर था, मेरी बीवी काउंसिलर है, हर वक्त हम लोगों ने वहाँ पे रिटर्न में कंप्लेंट दी है और जो प्रभाग समिति रहती है उसमें लेटर भी दिए और अभी रिसेंटली जो ऑफिसर ये निगलेक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर इंक्वायरी करे। मुंबई में करीब 4 से 5 लाख लोग इन स्लम और पहाड़ों के आसपास रहते हैं, जहां लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। महानगर पालिका और राज्य सरकार मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी बनाना चाहिए कि उनको आजू बाजू में ही उसी वार्ड में कहीं ना कहीं उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए। ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है। यहाँ की सिस्टम, जो बीएमसी हो या माड़ा जैसी हाउसिंग अथॉरिटी हो, उन्होंने अभी तक इनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकाला है और जल्द से जल्द कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना हर बरसात लैंडस्लाइड की वजह से और भी जाने जा सकती है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ पूर्वा चिटनेस, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।